टैलेंट एक्विजिशन लाइफ साइकिल कहने का मतलब है कि किस तरीके से टैलेंट को एक्वायर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय को रिक्रूट किस तरीके से किया जाता है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहले जॉब एनालिसिस होता है। जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पोस्ट है, उसको उस पोस्ट पे कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उस पोस्ट के लिए, और उस ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। क्लियर। जब ये चीज आइडेंटिफाई हो जाती है उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट होता है, यानी हम उसको सोर्सिंग भी कहते हैं, यानी कि कहां से सोर्स किया जाएगा। सोर्स क्या होगा एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने का, कि नोटिस बोर्ड पे आप एडवर्टीजमेंट लगाओगे, करियर वेबसाइट्स पे एडवर्टीजमेंट दोगे, या फिर कैंपस में जाकर वहां पर इंटरव्यू करोगे। तो सोर्स क्या होगा एम्प्लॉय को रिक्रूट करने का। क्लियर। और रिक्रूट करने के बाद उसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कहने का मतलब है कि जब कैंपस में ये डिसाइड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर लिया कि वो कैंपस में जाके रिक्रूट करेंगे, तो कैंपस में जाते हैं, वहां पर सभी जो है स्टूडेंट्स आते हैं जो फाइनल ईयर के होते हैं या फिर जो पास आउट हो जाते हैं, और उनका वहां पर रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद फिर बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो उसको कहते हैं असेसमेंट। क्लियर। तो ये तीन स्टेप है या तीन स्टेजेस हैं, यही जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि कभी भी एम्प्लॉय की कमी ना हो, टैलेंट की कमी ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, टैलेंट एक्विजिशन लाइफ साइकिल, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि बार बार स्टेप्स रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय को हायर करने का ये प्रोसेस होता है टैलेंट एक्विजिशन लाइफ साइकिल। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट की स्टेज होते हैं, जो कि इनिशियल प्लानिंग से स्टार्ट होता है और फाइनल ऑन बोर्डिंग तक होता है। इनिशियल प्लानिंग यानी जॉब एनालिसिस, और फाइनल ऑन बोर्डिंग यानी कि सिलेक्शन यानी असेसमेंट करने के बाद उसको इंडक्शन कराया जाता है, उसको फैमिलाइज कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। जो कि नॉर्मली आजकल के टाइम पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, 1 साल का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। वहां पर एम्प्लॉय को 2 साल तक 1 साल तक प्रोबेशन के रूप में काम करना पड़ता है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस सही होती है तब उसको परमानेंट किया जाता है। क्लियर। तो ये प्रोबेशन पीरियड एक्चुअली में क्या होता है कि इंट्रोड्यूस किया जाता है, फैमिलाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग किस तरीके से है। तो फैमिलाइज कब किया जाएगा, जब वो सिलेक्ट हो जाएगा ना, यानी उसका असेसमेंट हो चुका है, उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर कितने स्टेजेस हैं, तीन स्टेजेस हैं। जॉब एनालिसिस, जहां पर प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटजी तैयार किया जाता है। प्लानिंग करने का मतलब क्या हो गया कि जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जॉब एनालिसिस में हम ये चीज देखते हैं कि कौन सी पोस्ट वैकेंट है, उस पोस्ट में कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म की जाती थी, उस पोस्ट पे जो भी रहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उसको पहले प्लान किया जाएगा। और उस पोस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए कैंडिडेट के पास, इस सारी चीजों को प्लान किया जाता है और उसको स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। फिर सोर्सिंग की जाती है। सोर्सिंग करने का मतलब है कि कहां से आप जो है कैंडिडेट को लेकर आओगे। कैंपस इंटरव्यू जाओ, कैंपस प्लेसमेंट करोगे, करियर वेबसाइट पे नोटिस डालोगे, या फिर जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालोगे, उसको देखकर एम्प्लॉय जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जब आप ये फाइनल कर लेते हो कि सोर्सिंग का तरीका क्या होगा, और जब आपके पास ढेर सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं, कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन आ जाता है, फिर आप क्या करते हो, उनका असेसमेंट करते हो, यानी कि स्क्रीनिंग और इंटरव्यू होता है। तो असेसमेंट होता है, यानी कि एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर फाइनली जो मेरिट बनती है उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। जितनी भी वैकेंट होती है पोस्ट उसके हिसाब से सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं टैलेंट एक्विजिशन लाइफ साइकिल के। तो आफ्टर असेसमेंट, असेसमेंट जब हो जाता है उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है कि एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड किया जाता है, यानी कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराया जाता है। उसको बताया जाता है कि उसका ऑफिस कहाँ होगा, उसको उसका बॉस कौन होगा, उसका सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे, किसके साथ काम करना होगा, उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, वो सारी चीजें जो है उसको वहां पर डिस्क्राइब की जाती हैं। उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलाइज किया जाता है। क्लियर। तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस है भाई। एक बार आपने रिक्रूटमेंट कर लिया उसके बाद क्या दोबारा नहीं आएगा भाई, कुछ लोग रिटायर होंगे, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे। क्लियर। कुछ का ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऐसे में वैकेंसी हमेशा रहती है। तो वैकेंसी ना रहे, अगर वैकेंसी रहेगी तो वहां पर काम हैम्पर होगा ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए लगातार जो है ये प्रोसेस चलता रहता है टैलेंट एक्विजिशन का। तो जैसे ही कोई वैकेंसी होती है तो तुरंत ये सारा प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है कि पोस्ट कौन सी है जिसके लिए वैकेंसी है, उस पोस्ट पे कौन सी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर सोर्सिंग क्या होगा, न्यूज़पेपर में डालना है एडवर्टाइजमेंट, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो नोटिस बोर्ड है वहां पे वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट देना है, या फिर कैंपस में जाके प्लेस करना है। फिर उनका असेसमेंट होगा, उनका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद फिर फाइनली सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। क्लियर। ये पूरा प्रोसेस होता है टैलेंट एक्विजिशन लाइफ साइकिल का।
जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन नेचर ऑफ ए जॉब, क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू ए जॉब, फिजिकल एंड मेंटल। यानी कि कौन सी क्वालिटी चाहिए, फिजिकल क्वालिटी क्या चाहिए, मेंटल क्वालिटी क्या चाहिए, क्या है जॉब का नेचर, किस टाइप के वहाँ पे टास्क को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या क्वालिटीज चाहिए होंगे एम्प्लॉयज़ की, क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए एम्प्लॉयज़ को उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, इसको पूरा एनालाइज करिए। तब उसके बाद ही तो आप एग्जैक्टली किस टाइप का टैलेंटेड एम्प्लॉय चाहिए, किस स्किल का एम्प्लॉय चाहिए, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको उस जॉब के बारे में पता होगा कि जॉब में एक्चुअली परफॉर्म करना क्या है। अब आप जॉब परफॉर्म करना है मार्केटिंग का, उसमें मार्केटिंग में भी सेल्स का जॉब परफॉर्म करना है और आपको ये चीज़ पता ही नहीं है, आप कोई भी फाइनेंस का एम्प्लॉय ढूंढ के लेके चले आओगे जिसकी कैपेबिलिटी, जिसकी टैलेंट किस में है, फाइनेंस में, जो माहिर है कम्युनिकेशन में, आप उसको उठा के लेके आ जाओगे अकाउंटिंग में, तो वो नहीं बैठेगा। तो आपको सबसे पहले राइट एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए जॉब को एनालाइज करना होगा कि जॉब जिस भी पोजीशन के लिए आपको टैलेंट एक्वायर करना है, एक्विजिशन करना है, उस पोजीशन के बारे में जानना होगा। दैट इज जॉब एनालिसिस। डील्स विद द एनाटॉमी ऑफ द जॉब। एनाटॉमी ऑफ द जॉब यानी कि जॉब के पूरे एक एक पॉइंट, एक एक पहलू से जॉब का नेचर, टास्क, परफॉर्मेंस, ड्यूटीज, सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा, साथ में कौन करेगा उस जॉब में, आपके साथ कौन काम करेगा, ये सारी चीज़ें क्या है उसमें हम जो है पढ़ते हैं। तो द एम ऑफ जॉब एनालिसिस इज टू आंसर क्वेश्चन सच है। तो जॉब एनालिसिस क्यों करते हैं? तो कुछ क्वेश्चन के आंसर के लिए, जैसे व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जॉब, यानी उस जॉब का पर्पज क्या है। जब पर्पज पता होगा तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉय को सर्च करेंगे, उस टाइप के टैलेंटेड पर्सन को सर्च करेंगे। व्हाट फिजिकल एंड मेंटल टास्क डज द जॉब होल्डर अंडरटेक, यानी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस टाइप का फिजिकल और मेंटल जो है क्या कहते हैं कि टास्क जो है परफॉर्म करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। व्हेन इज द जॉब टू बी परफॉर्म, उस जॉब में कब परफॉर्मेंस करनी है, यानी कि दिन में काम करना है, रात में काम करना है, शाम को काम करना है, किस टाइप का है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे शाम को होता है, कहीं पे रात में होता है, कहीं पे दिन में काम होता है, तो कब वो जॉब परफॉर्म करना है। वेयर इज द जॉब टू बी परफॉर्म, और जॉब कहाँ परफॉर्म होगा, ऑफिस के अंदर होगा, मार्केट में होगा, पहाड़ों में होगा, या फिर कहीं और होगा, कहाँ पे जॉब परफॉर्म किया जाएगा। घर बैठ के भी जॉब परफॉर्म किया जा सकता है। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू फॉर द जॉब टू बी परफॉर्म, किस टाइप का कंडीशन चाहिए, यानी कि आपको एसी वाला रूम चाहिए या फिर ओपन एयर चाहिए, किस टाइप की कंडीशन चाहिए, वो भी आपको जो है वहाँ पे बतानी होगी। तो ये जॉब एनालिसिस में यही सारी चीज़ें हम जो आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात करें कि जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको आप एनालाइज करिए। देन सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस, यानी कि उस पोजीशंस को सेलेक्ट करिए कि जो भी जिस पोजीशन के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए उसके लिए डेटा कलेक्ट करिए। डेटा कलेक्ट करेंगे यानी कि उस जॉब के बारे में आइडेंटिफाई करें कि जॉब में क्या टास्क है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या फिजिकल, क्या मेंटल, ये सारी चीज़ें आपको जो है डेटा कलेक्ट करना होगा। कलेक्टेड डेटा को फिर आपको क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू दी कलेक्टेड डेटा, 4 ऑप्शन। देन है नंबर 5 स्टेप, डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, भाई जॉब एनालिसिस करें तो उसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको आपने डेटा कलेक्ट को रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया और जॉब जो है स्पेसिफिकेशन बना लिया, यानी कि उस जॉब के लिए क्या क्या डिस्क्राइब किया, जॉब को डिस्क्राइब किया कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करने। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कि उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, वो आपने डेवलप कर लिया। तो यही जॉब एनालिसिस हो गया। ये प्रोसेस जॉब एनालिसिस का, जॉब स्पेसिफिकेशन तक ही जॉब एनालिसिस का प्रोसेस है। तो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी पोजीशंस खाली हैं, उस पोजीशन को, किसी एक पोजीशन को आपने सेलेक्ट किया, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन को सेलेक्ट किया, उसके ऊपर जो है डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने डेटा को रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद आपने क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिस्क्रिप्शन है उस जॉब का, आपने उसको डेवलप कर लिया है। अब अगला काम क्या हो जाता है फिर, अट्रैक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द स्किल्ड एम्प्लॉय। तो अब अगला जो टॉपिक है दैट इज टेक्निक ऑफ जॉब एनालिसिस। आप जॉब एनालिसिस आप करेंगे कैसे, तो आपने देखा ना कि डेटा कलेक्ट करना है, तो डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन ये है, तो डेटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से। आप जो है जो भी यहाँ पे जॉब एनालिसिस कर रहा होता है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस पोस्ट को देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा कि क्या क्या एम्प्लॉय कर रहा है, क्या क्या उसको करना पड़ता है, कब करता है, कैसे करता है, सारी चीज़ें उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद डेटा कलेक्ट कर लेता है। या फिर सेंडिंग आउट क्वेश्चनर, क्या हुआ, हमने क्वेश्चनर भेज दिया, क्वेश्चनर को फिल करिए कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, आपने क्वेश्चनर से जो है डेटा कलेक्ट कर लिया। मेंटेनेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड, यानी कि आपने लॉग इन का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, वो आप उसके हिसाब से जो है डेटा कलेक्ट कर लीजिए कि कब कहाँ कैसे क्या क्या काम हुआ है। रिकॉर्ड से आप जो है डेटा उठा सकते हैं। वहीं पे कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यू, आप जो है इंटरव्यू भी ले सकते हैं, या तो क्वेश्चनर के थ्रू, या तो आप जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर लिए, या फिर आप जो है इंटरव्यू के थ्रू कर ले रहे हैं। इंटरव्यू आपने ले लिया, पूछा कि क्या करना पड़ता है, कब करना पड़ता है, कितना प्रेशर लेना पड़ता है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपने इंटरव्यू लेके भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जॉब एनालिसिस का टेक्निक है। अब बात कर लें कि जॉब एनालिसिस
में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन पहले बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब को डिस्क्राइब करना, यानी कि जॉब में क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे वो चीज़ डिस्क्राइब करना। वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कि जो जॉब डिस्क्राइब किया है आपने उसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या एक्सपर्टीज नॉलेज होनी चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स ऑल अबाउट द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड, यानी किसी जॉब में क्या टास्क, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने हैं उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, टेल्स द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स दैट ए कैंडिडेट मस्ट हैव टू बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब, यानी किसी जॉब के लिए सिलेक्ट होने के लिए क्या एक्सपर्टीज, क्या एक्सपीरियंस, क्या स्किल्स होने चाहिए किसी कैंडिडेट के अंदर, वो जॉब स्पेसिफिकेशन शो करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स योर व्हाट यू मस्ट डू व्हेन सेलेक्टेड, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जब कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो उसको क्या करना होगा जॉब में वो बताता है जॉब डिस्क्रिप्शन। वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन टेल्स यू व्हाट यू मस्ट हैव टू बी सिलेक्टेड फॉर ए जॉब, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि स्किल्स, यानी कि एक्सपर्टीज। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन टू कलेक्ट जॉब रिलेटेड डेटा इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। तो मेन पर्पज जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जब आप पता चल जाएगा कि हाँ हमें किस पोस्ट के लिए क्या क्या टास्क है जो परफॉर्म करने होंगे, तभी तो हम उस रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट शो कर पाएंगे पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या हो गया, इट हेल्प्स कैंडिडेट एनालाइज वेदर इज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और वैकेंसी और नॉट, यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन जब पता होगा कि हमें इस टाइप के जॉब के लिए एमबीए चाहिए या फिर बीटेक चाहिए, जब हमें पता होगा तभी तो हम एडवर्टाइज करेंगे कि हमें एमबीए चाहिए या फिर हमें बीटेक चाहिए। जब हमें पता ही नहीं होगा कि क्या एक्सपर्टीज या क्या स्किल्स होनी चाहिए तो हम क्या एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए क्या परफॉर्म करना है वो भी आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप एडवर्टाइज कर सको कि हमें ये एम्प्लॉय चाहिए ये टास्क परफॉर्म करने के लिए। और जॉब स्पेसिफिकेशन जब आपको पता होगा कि इस टाइप के जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये एक्सपर्टीज या स्किल्स होनी चाहिए, तभी तो आप बताओगे कि हमें यही एमबीए ही कैंडिडेट चाहिए या फिर हमें सिर्फ जो है बीटेक चाहिए या फिर हमें एमबीए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट चाहिए। तो आप देखते होंगे जो भी एडवर्टीजमेंट आते हैं तो लिखा होता है कि एमबीए प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, एमबीए प्लस फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन स्पेशलाइजेशन। तो वो हमें पता होता है कि ये कब पता होता है, जब हमें पता होगा कि हमारी जॉब क्या है, जब हमें पता होगा कि हमारी जॉब में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, उसके हिसाब से तो हम स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट में यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए और रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब है नेक्स्ट टॉपिक कि क्या क्या चीज़ें होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब टाइटल यानी कि पोजीशन का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू यानी कि किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप अगर आप सपोज करिए कि आप किसी पे लग गए तो आपका सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा और कलीग्स कौन होंगे, रिपोर्टिंग टू। वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, जॉब ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, कौन सी मशीन से जो कि आपको यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको लैपटॉप मिलेगा या फिर कोई मशीन मिलेगा, हैजार्ड्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान में रखना है किन किन चीज़ों से नुकसान पहुंच सकता है। वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए होगी, ट्रेनिंग चाहिए होगी कि नहीं होगी, स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी लेनी पड़ेंगी, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, सेंसरी डिमांड्स क्या होनी चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो यही क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, और इसी को क्या कहते हैं, एनालाइज करने को जॉब एनालिसिस कहा जाता है। तो ये टैलेंट को एक्वायर करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जॉब को एनालाइज करिए, फिर उसको डिस्क्राइब करिए, उसको स्पेसिफिकेशन बताइए, उसके बाद ही तो आप एडवर्टीजमेंट देंगे, और जब एडवर्टीजमेंट देंगे यानी कि अट्रैक्ट करेंगे और फिर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे काम होगा। तो जब जॉब एनालिसिस हो जाता है उसके बाद अगला स्टेज होता है सोर्सिंग का। सोर्सिंग मींस सर्चिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट, फाइंडिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट बिगिंस यूजिंग वेरियस चैनल्स। तो डिफरेंट चैनल्स का इस्तेमाल करके हम पोटेंशियल कैंडिडेट को सर्च करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें। तो जॉब बोर्ड हो गया यानी कि जो बाहर नोटिस बोर्ड होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वैकेंसीज का एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, इंटरनल रेफरल्स यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनसे रेफरेंस मांगा जाता है कि आप बताइए कोई आपके नॉलेज में है जो इस क्वालिफिकेशन का हो और ये काम परफॉर्म कर सकता है, तो उनका रेफरेंस लेके जो है उसको उसका इंटरव्यू वगैरह किया जाता है, फिर जो है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। करियर वेबसाइट्स बहुत सारे हैं जैसे naukri.com है, कैंपस प्लेसमेंट जो कि आप देखते होंगे कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बाहर से कंपनीज आती हैं और उनको रिक्रूट करती हैं, उनका इंटरव्यू लेती हैं, रिटन टेस्ट लेती हैं, ग्रुप इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर उनको सिलेक्ट करके जो है वो लेके चली जाती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के लिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो सोर्सिंग यानी कि सोर्स क्या होगा,
होगा। आप जो है टैलेंट को एक्वायर करना चाहते हो तो उसके लिए आपका सोर्स क्या है, कहां से आप कैंडिडेट को सर्च करोगे, क्लियर। तो सोर्सिंग, और जब सोर्सिंग क्लियर हो जाती है कि कहां से आपको कैंडिडेट को जो है वहां पर रिक्रूट करना है, तब आता है अगला स्टेप असेसमेंट। असेसमेंट यानी कि आप चाहे करियर वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया का, चाहे कैंपस प्लेसमेंट जा रहे हो, लेकिन जब आप कैंपस प्लेसमेंट जाते हो तो वहां पर से बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वहां से कौन सा कैंडिडेट है जो सही होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी जो भी वैकेंसी है उसके लिए, तो उसके लिए आप असेसमेंट करते हो, यानी कि उनको जो है एग्जामिन करोगे, उनका रिटन टेस्ट लोगे, उनका ग्रुप इंटरव्यू करवाओगे, फिर पर्सनल इंटरव्यू करवाओगे, और फिर फाइनली जो है मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद उनका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टू इवेलुएट एंड एम्प्लॉयज स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड पोटेंशियल। तो असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में हम एम्प्लॉय के स्किल्स को, कॉम्पिटेंसीज को, पोटेंशियल को इवेलुएट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या जो हमारे यहाँ पे वैकेंसी है उसके लिए वो कैंडिडेट के पास नॉलेज है, वो स्किल्स है कि नहीं है, क्लियर। टू सेलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो असेसमेंट किस लिए होता है, बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए, जो भी वैकेंट पोजीशन है उसके लिए, क्लियर। उसके लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। जो कि आज के टाइम पे क्या होता है कि भाई जो भी वैकेंसीज आती हैं, नोटिफिकेशन पहले आता है, उस नोटिफिकेशन को देख के कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो पे करते हैं, उसके बाद कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आता है, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद मेरिट बनता है, मेरिट बनने के बाद अगर उसमें प्रीलिम है, मेंस है, तो 2 रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, फिर जो मेंस क्वालिफाई करेंगे और मेरिट में आएंगे उनका फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर फाइनली जाके वो सेलेक्ट होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये सब क्या है, ये असेसमेंट का ही पार्ट होता है, क्लियर। कि इवेल्युएट किया जा रहा है एम्प्लॉय को, कैंडिडेट को इवोलेट किया जा रहा है कैंडिडेट को, कि उसके पास क्या वो प्रॉपर नॉलेज है, स्किल्स है, कॉम्पिटेंसीज है उस पोस्ट को परफॉर्म करने के लिए, उस पोस्ट पे जॉब जो भी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पोस्ट की, उसको परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अलग अलग टाइप के जो है एग्जामिनेशन होते हैं, कहीं पे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं पर बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कहीं पे जी के जीएस से, मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है, स्किल बेस्ड असेसमेंट होता है, जैसे कि कोई वर्क सैंपल हो गया, आपको दे दिया जाएगा, आपको काम करके दिखाइए। जैसे कि मार्केटिंग की जॉब आपको पानी है, आपको मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पर हो सकता है कि आपसे बोल दें कि आप जाइए 10 पेन है या फिर ये 10 प्रोडक्ट हैं, आप इसको सेल करके आइए, क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपका वहां पर वो असेसमेंट हो सकता है। जॉब साइमुलेशन या फिर टेक्निकल टेस्ट जो है वहां पर अप्लाई, आपको जो है बोला जाएगा कि टेक्निकल टेस्ट किया जाएगा आपका, जैसे कि जैसे आपने टाइपिस्ट के लिए अगर अप्लाई किया होगा तो वहां पर आपसे टाइपिंग करा के देखेंगे कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड हिंदी के, कितने वर्ड इंग्लिश के टाइप कर पा रहे हैं, तो दैट इज असेसमेंट। और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पोस्ट जो है वैकेंट रहती है, और उसको फुलफिल करने के लिए जॉब एनालिसिस, देन सोर्सिंग, देन असेसमेंट, यानी कि कह लीजिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाला काम हमेशा होता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो सोर्सिंग क्या हो गया, ये रिक्रूटमेंट हो गया, और असेसमेंट क्या हो गया, सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, क्लियर। आज के टाइम पे नॉर्मली जब भी कोई कैंडिडेट किसी जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है, तो उसको 2 खास स्टेजेस हैं, 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिससे उसको गुजरना होता है। सबसे पहला होता है मतलब कि उसने एडवर्टाइजमेंट देखा, फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब उसके पास कॉल लेटर आएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2 स्टेज में रिटन एग्जामिनेशन कराती है। पहले प्रीलिम कराती है, फिर प्रीलिम से कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट करके मेंस एग्जामिनेशन करवाती है, फिर मेंस में कुछ कैंडिडेट को बाहर करके कुछ इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके इंटरव्यू करवाती है, क्लियर। तो नॉर्मली इसको हम 2 स्टेज कंसीडर करेंगे, एक रिटन टेस्ट, एक इंटरव्यू, क्लियर। तो ये 2 स्टेजेस हैं जहां से सभी कैंडिडेट को गुजरना पड़ता है किसी जॉब को पाने के लिए, क्लियर। तो रिटन टेस्ट में आपने देखा होगा कि वहां पर जो है आपको जो है डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कुछ आपके सब्जेक्ट से होते हैं, कुछ आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर। यानी कि आपकी साइकोलॉजी को, आपके माइंड को, आपके कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जब आप रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेते हो तो इंटरव्यू में जाते हो, तो इंटरव्यू में भी जो है आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर हॉबीज। ये जो है बेसिक क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर हॉबीज, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है कि आपका पैशन क्या है, आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर है कि नहीं है, क्लियर। जैसे कि आप सपोज करिए कि कोई पोस्ट है जहां पर राइटर की, कोई न्यूज़पेपर एजेंसी है वहां पर राइटर की पोस्ट वैकेंट है। तो अब यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको राइटिंग पसंद भी है कि नहीं है, क्या राइटिंग आपकी हॉबीज है कि नहीं है। अब हॉबीज में आप जो है खेलना कूदना टीवी देखना सब बता दे रहे हो, लेकिन राइटिंग ही नहीं बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने
प्रोफेशन से मिसमैच हो। क्लियर? इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वुड यू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट विद अ टीम मेंबर? यानी कि सपोज कि मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, मैनेजर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वहां पर जो इंटरव्यूअर है वो ये जानना चाहेगा कि क्या आप जो है सही तरीके से मैनेज करने की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं है, आपके अंदर सिचुएशनल या फिर बिहेवियरल जजमेंट है कि नहीं है। तो आपके सिचुएशनल जजमेंट करने के लिए या फिर आपके बिहेवियर को समझने के लिए वो जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, हाउ वुड यू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट विद अ टीम मेंबर टू टेस्ट द सिचुएशनल और बिहेवियरल जजमेंट। इसी तरीके से, हैव यू एवर लॉस्ट योर टेम्पर एट वर्क? यानी कि आपने काम करते हुए कभी अपना आपा खो दिया है। व्हाई डिड दिस हैपन एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व इट? ये क्यों हुआ और ये कैसे आप रिजॉल्व करोगे? यानी कि होता है ना कि कई ऑर्गेनाइजेशन में कि काम नहीं हुआ या फिर काम इनकम्प्लीट रहा, तो आप जो है अपना आपा खो देते हो, आप बहुत गुस्सा हो जाते हो। तो ये गुस्सा हुए हो कभी कि नहीं हुए हो? अगर गुस्सा हुए हो तो किस तरीके से आपने इसको रिजॉल्व किया, किस तरीके से आपने इसको हैंडल किया, ये बताना होता है। तो इससे जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाता है। क्लियर? कि क्या कैंडिडेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की एबिलिटी है कि नहीं है, क्या डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता है कि नहीं है। तो ये जो है डिफरेंट टेस्ट होते हैं, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस हो। इसका इस्तेमाल जो है कैंडिडेट के कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो सिमिलरली अदर टेस्ट है, जैसे न्यूमेरिकल टेस्ट हो गए, वर्बल टेस्ट हो गए, मेमोरी टेस्ट हो गए, स्किल टेस्ट हो गए, जो कि कैंडिडेट के मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स कहते हैं। यही सब टेस्ट को क्या कहते हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स कहते हैं। साइको यानी साइकोलॉजी, यानी आपका मेंटल, आपकी कॉग्निटिव, आपकी पर्सनैलिटी, आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए जो डिफरेंट टूल्स हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम साइकोमेट्रिक टूल्स कहते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है? तो साइकोमेट्रिक refers to the field of psychological measurement which involves the theory and practice of testing and evaluating individuals cognitive abilities, personality traits and aptitude। यानी कि किसी भी कैंडिडेट के कॉग्निटिव एबिलिटीज को टेस्ट करना, पर्सनालिटी ट्रेट को टेस्ट करना और उसकी एप्टीट्यूड को टेस्ट करना ही साइकोमेट्रिक टेस्ट कहलाता है। और इसके लिए जो भी क्वेश्चनर यूज किए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम साइकोमेट्रिक टूल्स कहते हैं। क्लियर? तो साइकोमेट्रिक, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, मेट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्लियर? तो ऐसा टूल, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कैंडिडेट के साइकोलॉजी को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम साइकोमेट्रिक टूल्स कहेंगे। और वो टूल्स कौन से हैं? वो टूल्स यही सब है, कॉग्निटिव एबिलिटीज हो गया, पर्सनालिटी ट्रेट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, जो आप कहते हैं ना आईक्यू टेस्ट। तो आईक्यू टेस्ट क्या है, ये साइकोमेट्रिक टूल्स ही हैं। क्लियर? इट फोकसेस ऑन मेजरिंग थिंग्स लाइक इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। तो कैंडिडेट के इंटेलिजेंस कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, इस सब चीजों को मेजर करने के लिए साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एम्प्लॉयर्स यूज साइकोमेट्रिक टेस्ट टू असेस अ कैंडिडेट suitability for a job and align employee with role and match their personality and skill। तो एम्प्लॉयर साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जिससे वो राइट पोजीशन के लिए राइट कैंडिडेट को फाइंड कर सके, राइट पोस्ट के लिए राइट कैंडिडेट को फाइंड कर सके। अब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं, कोई कैंडिडेट है उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं, वो जो है प्रेशर को हैंडल कर ही नहीं सकता है। क्लियर? तो उसको हम मैनेजरियल पोस्ट पे रखेंगे ही नहीं, क्योंकि मैनेजरियल पोस्ट पे तो प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा, वर्क प्रेशर वहां पर आएगा, वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपके जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, वो हो सकता है कि काम को सही समय पर ना करे, सही गलत तरीके से कर दे। तो ऐसे में आपको गुस्सा आ सकता है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्लियर? तो ये सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है, इसलिए जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, उसके लिए आप सुटेबल हो कि नहीं हो। तो इसलिए रिक्रूटमेंट में साइकोमेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम राइट कैंडिडेट को फाइंड कर सके राइट पोस्ट के लिए। तो नॉर्मली दो कॉमन टाइप के टेस्ट होते हैं, एक है एप्टीट्यूड टेस्ट जहां पर हम एबिलिटीज को असेस करते हैं, और दूसरा है पर्सनालिटी टेस्ट जहां पर हम ट्रेट और बिहेवियर को टेस्ट करते हैं कैंडिडेट के। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो सबसे पहला तो आंसर यही हो गया कि बेस्ट जॉब फिट के लिए। भाई जो कैंडिडेट है, जो भी वैकेंसीज है, उसके लिए सही कैंडिडेट मिले, उसके लिए जो है साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर चूजिंग राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब। और जब राइट कैंडिडेट जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाएगा तो ये टर्नओवर को कम करेगा, एम्प्लॉय को जो टर्नओवर है, यानी कि जो एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, उसको कम करेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को रिटेन करने में हेल्प रहेगा। जब सही पोस्ट पे सही कैंडिडेट को आप पोस्ट करोगे तो वो अपने जॉब को परफॉर्म करने में जो है सही रहेगा। अब किसी की हैबिट है कि वो मूवी देखना, बाहर घूमना, और उससे आप जो है राइटिंग का काम करवा रहे हो,
तो वो तो बोर हो जाएगा ना, तो बोर हो जाएगा तो कहीं न कहीं, कभी न कभी छोड़ के चला जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसीलिए साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे कि हम असेस कर सकें कि सामने वाले कैंडिडेट की मेंटल एबिलिटीज़ क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका जो है फिर जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, जिससे कि हम उसको सही पोस्ट पर रिक्रूट कर सकें। क्लियर? तो कुछ टेस्ट है जिसका इस्तेमाल एज़ अ साइकोमेट्रिक टूल्स किया जाता है, जैसे कि एप्टीट्यूड या फिर जिसको हम एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो दीज़ मेजर्स एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड रीजनिंग स्किल, जैसे कि वर्बल, न्यूमेरिकल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सब क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं ना एग्जामिनेशन में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हो गया, क्लियर? जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो गया, तो ये सब चीजें चेक करने के लिए की जाती हैं कि क्या जो है आपके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, क्या आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो, क्या आपके पास मेमोरी पावर है कि नहीं है। वर्बल में हो गया कि जो एनालॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वहां पर पूछे जाएंगे, जिससे कि आपके एप्टीट्यूड, आपकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। और इस टाइप के टेस्ट में आपको टाइम दिया जाता है और वहां पर क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्लियर? वहीं पर दूसरा जो मेथड है दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर क्वेश्चनेयर। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चनेयर आपको दिया जाता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसका जब आंसर देते हैं तो उसके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपने बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट, मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर, ये जो है पढ़ा है। तो ये सब क्या है? ये पर्सनैलिटी टेस्ट ही होते हैं। ये पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं कि किस पर्सनैलिटी का कोई कैंडिडेट है, जिससे कि उसको सही पोस्ट पर जो है फिट किया जा सके, सही पोस्ट पर उसको रिक्रूट किया जा सके। तो इट इवैल्यूएट अ कैंडिडेट्स बिहेवियर स्टाइल एंड हाउ दे माइट फिट इनटू अ कंपनीज कल्चर। तो कंपनी के कल्चर में क्या वो फिट होंगे कि नहीं होंगे, उनका बिहेवियर कैसा है, इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट या क्वेश्चनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसमें बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट हो गया, मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर हो गया, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन होंगे, सामने जो है वहां पर रेटिंग स्केल होगी, आपको वहां पर रेट करना होता है। इसी तरीके से सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होता है, जो कि यूज किया जाता है टू असेस हाउ अ कैंडिडेट वुड हैंडल स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड सिनेरियो। तो जॉब रिलेटेड सिनेरियो हो गया, इस पे कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सपोज करिए कि जो है वहां पर जो है कोई डिस्प्यूट हो गया, तो आप क्या करोगे? कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया टीम मेंबर में, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो दैट इज सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। इसी तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, जहां पर आपको अचानक से गुस्सा आ गया, तो आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करोगे? क्लियर? किसी सामने वाले पे गुस्सा आ गया, तो उस पे आप कैसे कंट्रोल करोगे? इमोशनल इंटेलिजेंस, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्लियर? ऐसे ही स्किल टेस्ट हो गया, जहां पर स्पेसिफिक स्किल्स को जो है मेजर किया जाता है, जैसे कि क्या आपके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्या आपके अंदर आप जैसे कि आपने कोई पॉलिटेक्निक कोर्स किया है, तो क्या आपको अपने कोर्स से रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं है? आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया है, तो क्या उस सब्जेक्ट सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं है? मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मार्केटिंग की नॉलेज है कि नहीं है? क्लियर? फाइनेंस मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फाइनेंस की नॉलेज है कि नहीं है? अकाउंटिंग की नॉलेज है कि नहीं है? इस चीज को चेक करने के लिए स्किल टेस्ट का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। तो ये जो है डिफरेंट टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स हैं, जिसका इस्तेमाल जो है रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉय द्वारा किया जाता है, जिससे कि सही कैंडिडेट सही जॉब के लिए फाइंड किया जा सके सही समय पर। क्लियर? एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन यानी कि ईवीपी। देखिए, वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रस्तावित मूल्य, यानी कि किसी भी चीज़ की क्या वैल्यू है। तो मार्केटिंग में अगर हम बात करें वैल्यू प्रोपोजिशन की, तो वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि यूनिक बेनिफिट ए कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्स टू कस्टमर एंड वाई दे शुड चूज इट ओवर कॉम्पिटिटर। यानी कि किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, वो क्या यूनिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, क्यों कस्टमर को उसको परचेज करना चाहिए और क्यों कस्टमर को कंपटीटर का प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कोई कंपनी है, अगर उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस जो है वो कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, कॉम्पिटिटर से अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं कर रही होगी, तो कोई भी कस्टमर उसको परचेज नहीं करेगा। क्लियर? तो दैट इज़ वैल्यू प्रोपोजिशन, कि क्यों कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेज ना करके किसी पर्टिकुलर कंपनी के ही प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। ऐसी कौन सी बेनिफिट है, ऐसी कौन सी बेनिफिट है जो कि कंपनीज का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि कॉम्पिटिटर नहीं प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? तो इसी तरीके से ईवीपी यानी कि एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन, एचआर में ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ यूनिक बेनिफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफर टू इट्स एम्प्लॉयज इन एक्सचेंज फॉर देयर स्किल एंड कमिटमेंट। ईवीपी क्या हो गया? यानी कि एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि एम्प्लॉय को क्या वैल्यू दे रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय को उनके स्किल्स, उनके कमिटमेंट के बदले क्या बेनिफिट दे रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसी को एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन कहा जाता है। क्लियर? एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब समझ में आया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को कौन सा यूनिक बेनिफिट दे रहा है,
उनके स्किल्स, उनका कमिटमेंट के बदले वही एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाई शुड आई वर्क फॉर एंड स्टे एट दिस कंपनी। तो एम्प्लॉय के अंदर एक चीज़ होती है ना कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, तो क्यों मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँ, क्यों मैं उस कंपनी में जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है लगा दूँ, क्यों। तो इसी क्यों का जवाब जो है वो एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन देता है। क्लियर कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं आपके जो भी आप वर्क कर रहे हो, यानी कि कोई एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी काम कर रहा है, जो भी उसके लिए समय दे रहा है, उसके बदले उसको कोई ना कोई यूनिक बेनिफिट मिल रहा होगा ना। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को उसके स्किल्स, उसके नॉलेज, उसके कमिटमेंट के बदले बेनिफिट दे रही है, यूनिक बेनिफिट दे रही है, उसी को एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन कहा जाता है। तो इसमें जो है डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या, जैसे कि कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को उसके स्किल्स, उसके कमिटमेंट के बदले क्या कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि सैलरी, बोनस, रिटायरमेंट प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस हो गया। क्लियर। तो बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, कार दे दिया आने जाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है वहाँ पर आपके स्कूल में कोई फीस नहीं देनी है। क्लियर। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे कॉम्पेंसेशन होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। और ये बेनिफिट्स हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करती है, कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि डिफरेंट कॉम्पेंसेशन यानी सैलरी के अलावा डिफरेंट बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को देते हैं। और इसीलिए उन ऑर्गेनाइजेशन की अलग डिमांड होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में कैंडिडेट्स होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसी के लिए उसमें ही जॉब पाना चाहते हैं। क्लियर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कंपनी में जॉब मिल गई तो उनकी जो है सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में लाइफ, एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या कंपनी करियर डेवलपमेंट ऑफर कर रही है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ सच एज ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को और ग्रो करने पे फोकस कर रही है कि नहीं कर रही है, कि खाली जो जैसा है वैसा ही रखा है और उसको जो है कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉय को ग्रो करती हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उनको डिफरेंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो अपने करियर को डेवलप कर सके, करियर को ग्रो कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा परफॉर्म कर सके। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। आप कितना भी अच्छा कॉम्पनसेशन या फिर बेनिफिट दे लीजिए, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, कलीग से पट नहीं रही है, बॉस से पट नहीं रही है, हमेशा वर्क प्रेशर है, हमेशा डिस्प्यूट है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग में, वर्क करने में ऑटोनॉमी नहीं है, हर जगह टोका टाकी हो रहा है, पॉजिटिव टीम रिलेशनशिप नहीं है, तो ये जो है नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और ऐसी जगह पे एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है? फिजिकल और साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर जो वर्क प्लेस का है वो कैसा है, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है, ऑटोनॉमी है कि नहीं है, पॉजिटिव टीम रिलेशनशिप है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा और एम्प्लॉय ऐसी जगह पे काम करना पसंद करेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा और यहाँ पर एम्प्लॉय काम करना पसंद नहीं करेगा। क्लियर। तो एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन, ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बेनिफिट्स अगर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रही है तो एम्प्लॉय जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहेगा। और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ये बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं कर रही होगी, खाली सैलरी दे दिया बस, कोई करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, तो कोई भी एम्प्लॉय होगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। अगर ज्वाइन कर भी लिया मजबूरी में तो कुछ दिनों बाद वो छोड़ के चला जाएगा। क्लियर। तो एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि द यूनिक बेनिफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स टू इट्स एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर देयर स्किल्स एंड कमिटमेंट। क्लियर। तो ये हो गया एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट जो टर्म आता है दैट इज एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? ये इंटरनल बात हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरीके का जो है वहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पर जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है ये एक्सटर्नल है। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग मींस क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी और इट्स प्रोडक्ट और इट्स सर्विस टू मेक इट रिकॉग्नाइजेबल एंड बिल्ड ए पॉजिटिव रेपुटेशन। मार्केट में कंपनी का, कंपनी के प्रोडक्ट का, कंपनी के सर्विस का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना ही ब्रांडिंग कहलाता है। तो सिमिलरली जब ऑर्गेनाइजेशन एज अ एम्प्लॉयर, एज अ रिक्रूटर अपने आप की एक इमेज क्रिएट करता है मार्केट में तो उसको एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कहते हैं। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज ए कंपनीज रेपुटेशन एज एन
एम्प्लॉयर। यहाँ पर कंपनी कंपनी की तरह इमेज नहीं क्रिएट किया, यहाँ पर क्या फोकस हो रहा है कि एज एन एम्प्लॉयर मैं बहुत अच्छा हूँ मार्केट में। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज एन एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है। और एज एन एम्प्लॉयर बहुत अच्छा कब होगा? जब जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनके उनका परसेप्शन पॉजिटिव होगा, उनका परसेप्शन पॉजिटिव होगा ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। उनको लगेगा कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही आसान है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग ये भी इंक्लूड करता है कि परसेप्शन क्या है करंट एम्प्लॉय और जो पोटेंशियल एम्प्लॉय हैं उनका ब्रांड को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एज अ एम्प्लॉयर। क्लियर? बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको कैंडिडेट जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट होता है वो चाहते हैं कि मेरी जॉब इस कंपनी में लग जाए, मेरी जॉब उस कंपनी में लग जाए। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का जो रेपुटेशन है, उस कंपनी का जो इमेज है वो पॉजिटिव इमेज क्रिएट हुआ है कैंडिडेट के माइंड में। क्योंकि कैंडिडेट को पता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अगर वो ज्वाइन कर लेगा तो उसको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको अच्छा वर्क कल्चर मिलेगा। क्लियर? तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का मतलब क्या हो गया कि एज ऑर्गेनाइजेशन एज एन एम्प्लॉयर अपनी जब पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है कस्टमर कैंडिडेट के माइंड्स में, एम्प्लॉयज़ के माइंड्स में, तो उसी को एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कहते हैं। तो पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना एज एन एम्प्लॉयर in the mind of candidate, that is employer branding. A strong employer brand gives strategic advantage to attract, motivate and retain talent by consistently communicating a positive and authentic image through various channel. तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का बेनिफिट क्या है? एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इसीलिए किया जाता है जिससे कि एक जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जा सके, उनको उनसे काम किया करवाया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके और उनको रोक के रखा जा सके। इसलिए एम्प्लॉयर ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा एम्प्लॉयर ब्रांड, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करोगा, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगा, अच्छे कंपनसेशन और बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दे रहा होगा, वहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय वो जाना चाहेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके रखना चाहेगा, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। तो एम्प्लॉय को यानी कि टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको रोक के रखने के लिए एम्प्लॉयर ब्रांडिंग जरूरी है। क्लियर? जैसे कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग अगर अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में, एज अ ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड बहुत अच्छा है, तो आप भी मोटिवेटेड फील करते हो लोगों को बताने में कि मैं उस कंपनी में काम करता हूं। क्लियर? मोटिवेट हो गए आप। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्या क्या इंक्लूड करता है अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स कंपनीज वैल्यू। कंपनी की वैल्यू क्या है? जैसे कि इनोवेशन करता है, इंटीग्रिटी पे फोकस करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं, वर्क कल्चर कैसा है, हायरार्की है, कस्टमर ओरिएंटेड है, मार्केट ओरिएंटेड है, वर्क कल्चर कैसा है। इसी तरीके से क्या यूनिक पैकेज हैं जो कि इकोनॉमिक, फंक्शनल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट वो ऑफर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, यूनिक पैकेज क्या दे रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में इंक्लूड करता है और इन सब चीज़ों से मिलकर ही एम्प्लॉयर का ब्रांड डेवलप होता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि एज एन एम्प्लॉयर जो है वो अच्छा बेनिफिट दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्क कल्चर वहाँ पर अच्छा है, कंपनीज की वैल्यू जो है अच्छी हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एज एन एम्प्लॉयर ब्रांड अच्छा बनेगा, मार्केट में एक इमेज अच्छी क्रिएट होगी कैंडिडेट्स के बीच में। जैसे कि गूगल का एग्जांपल लें तो गूगल इज नॉन फॉर इट्स फोकस ऑन इनोवेशन, ग्रोथ, यूनिक पर्क्स। गूगल जो सैलरी पैकेज देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, गूगल में ज्वाइन करने के बाद जो एम्प्लॉय का ग्रोथ होता है, वो जो इनोवेशन पे काम करते हैं, वो पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है और गूगल का एक एम्प्लॉयर ब्रांड वहाँ पर क्रिएट है। कोई भी कैंडिडेट होगा अगर वो आईटी फील्ड से है तो वो चाहेगा कि उसको गूगल कंपनी में ज्वाइनिंग मिल जाए, गूगल कंपनी में उसको जॉब मिल जाए। इसी तरीके से टाटा ने अपनी एक इमेज बिल्ड कर रखी है कि नेशन फर्स्ट। टाटा ने इमेज बिल्ड कर रखी है ना कि अगर हम अपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट करें जो कि नेशन को सपोर्ट करता होगा। तो टाटा का एक ऐसा इमेज बिल्ड है कि टाटा जो है नेशन को सपोर्ट करता है, देश का नमक जैसे उसका वो टैग लाइन है। इसी तरीके से सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय के वेलबींग को फोकस करती है, कम्युनिटी पे उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े उस पर फोकस करती है। तो इस तरीके से जो है एम्प्लॉयर अपनी ब्रांडिंग जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनके बीच में जो है क्रिएट करता है। क्लियर? तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है? तो सबसे पहला
create employee testimonial and behind the scene content to provide a realistic glimpse into the workplace। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि उनके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, उनके यहाँ पे एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं, क्लियर, उनके यहाँ पे एम्प्लॉय का टेस्टिमोनियल्स आता है कि एम्प्लॉय का जो है वहाँ पर इंटरव्यू आता है कि हम यहाँ से इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमें ऐसा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ मिला है, हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एम्प्लॉय के टेस्टिमोनियल्स को वहाँ पर पब्लिश करिए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए, बिहाइंड द सीन बनाइए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। तो इससे जो है एक रियलिस्टिक इमेज, रियलिस्टिक ग्लिम्स जो है मिलता है वर्क प्लेस का, और लोग जब देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। यूज प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन टू शेयर कंटेंट एंड इंटरेक्ट विद पोटेंशियल कैंडिडेट। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो लिंक्डइन जो है वहाँ पर आएँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें और उसके जरिए जो है अपने कंटेंट को जो है कैंडिडेट्स तक पहुँचाएँ, अपने अपने वर्क कल्चर को, अपने एम्प्लॉय के टेस्टिमोनियल्स को पोटेंशियल कैंडिडेट्स तक पहुंचाएं, जिससे कि कनेक्टिविटी बनी रहेगी कैंडिडेट्स के साथ और कैंडिडेट रिमाइंड कर पाएगा। भाई आप उन्हीं ब्रांड को रिमाइंड कर पाते हो जिन ब्रांड को आप बार बार देखते हो ना, क्लियर, जिन भी ब्रांड्स को आप बार बार देखोगे उसी ब्रांड को आप रिमाइंड कर पाओगे। ऐसे ब्रांड जिनका नाम ही नहीं सुना होगा उनको आप जो है रिमाइंड कर ही नहीं पाओगे और ना ही उसको ज्वाइन करना चाहोगे। लोग उसको ही ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका नाम होता है, जिसका मार्केट में नाम होता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो हर प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस को रखें, जिससे कि लोग देखें, उसको मेमोराइज करें, उसका नाम हो, क्लियर। encourage current employee to share their positive experience and stories through social media और internal campaign। encourage करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है कि वो जो है पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टोरीज के जरिए जो है वो कम्युनिकेट करें। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय ही बोलेगा कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है, यहाँ पर करियर डेवलपमेंट है, करियर ग्रोथ है, तो सबको ही जो है वहां पर जाना चाहेगा, सबको इसको ज्वाइन करना चाहेगा। वहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अगर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस को शेयर करवाइए एम्प्लॉय से। हाईलाइट योर कंपनीज इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना पड़ता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स लगा रही है, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है, गरीबों के लिए जो है कुछ काम कर रही है, स्कूल्स ओपन कर रही है, हेल्थ से रिलेटेड कोई काम कर रही है, क्लियर। तो इस तरीके के जो भी कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसको हाईलाइट करिए, उसको चाहे न्यूज़पेपर में छपवाइए, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताइए कि हमने जो है कम्युनिटी के लिए ये किया, हमने जो है इतने लाख स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया, हमने जो है इतनी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये जो भी है इन सबको जो है वहां पर आप उसको कम्युनिकेट करिए जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा, पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट होगा एम्प्लॉयर का एज एन ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर मेंटेन एन अट्रैक्टिव करियर पेज ऑन वेबसाइट एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन जॉब फेयर्स एंड ओपन हाउस टू कनेक्ट विद कैंडिडेट। यानी कि जो भी बिजनेस का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का करियर पेज है, जो वेबसाइट होता है उस पे होता है ना करियर पेज, जहां पर कैंडिडेट जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि वैकेंसी है कि नहीं है, वो पेज को अट्रैक्टिव बनाइए, क्लियर। और एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, जहां पर भी अलग अलग यहाँ पे जॉब फेयर्स लगते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स होता है, वहां पर जाइए, वहां पर जो है अपने अपने ब्रांड की प्रेजेंस बनाइए, जिससे कि कैंडिडेट आपके ब्रांड को भी जाने। और उसके बाद हो सकता है कि पहली बार में ना आए, लेकिन हो सकता है जब आपको कई बार देखेंगे तो वो आपके पास आएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहेंगे, क्लियर। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके जरिए एम्प्लॉयर अपनी ब्रांडिंग को इंप्रूव कर सकता है। एम्प्लॉय जो है वो पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकता है इन द माइंड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड एज वेल एज पोटेंशियल एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन क्या हो गया? एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या यूनिक बेनिफिट दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके स्किल्स, उनके कमिटमेंट के बदले, क्लियर। उनके नॉलेज, अगर भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय से उनकी नॉलेज, उनके स्किल्स का इस्तेमाल करता है, तो उसके बदले यूनिक बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को, उसको एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। वहीं पर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्या हो गया कि कंपनी का एज एन एम्प्लॉयर क्या रेपुटेशन है मार्केट में, एज एन एम्प्लॉयर क्या रेपुटेशन है मार्केट में, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या लगता है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे पर्क्स देता है उन एम्प्लॉय को, बहुत अच्छे वर्क कंडीशन जो है प्रोवाइड करता है जहाँ पर एम्प्लॉय जॉब करना पसंद करता है। तो एज एन एम्प्लॉयर कंपनी का क्या रेपुटेशन है, दैट इज एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। और ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को क्या यूनिक बेनिफिट्स देती है उनके स्किल्स, उनके नॉलेज को यूटिलाइज करने के बदले, उसको एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो काम करना आपको पसंद है,
जब उस काम को करते हैं आप तो फुल्ली डिवोट होके आप उस काम को करते हैं, क्लियर। आपका पूरा फोकस उस काम पे होता है, लेकिन वो काम जो आपको पसंद नहीं है, जबरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है, तो वो काम आप जो है फुल्ली डिवोट होके काम नहीं करते हो, अच्छा परफॉर्मेंस उसमें आप नहीं देते हो और आप उससे नेगेटिव भी होते हो, यानी कि आप उसके लिए नेगेटिव फीडबैक रखते हो। वहीं पर जो काम आपको पसंद है उसके लिए आप पॉजिटिव बात करोगे, क्लियर। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। बहुत सारे ऐसे आपको एम्प्लॉयज देखने को मिलेंगे जो अपने कलीग का, अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने जॉब को लेकर नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होंगे जो अपनी जॉब को लेकर खुश होते हैं, अपने कलीग्स के बारे में अच्छे से बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करते हैं। तो जब कोई एम्प्लॉय इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपने जॉब से, अपने कलीग से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, तो उसी को एम्प्लॉय एंगेजमेंट कहते हैं। एम्प्लॉय एंगेज्ड है अपने काम को लेकर, अपने कलीग से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, क्लियर। एंगेज्ड है, वो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट वहां पर उसको मिल रहा है, वो अपने जॉब को पसंद करता है, अपने कलीग्स के साथ काम करना पसंद करता है और ऑर्गेनाइजेशन भी उस जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है एम्प्लॉय को, तो इसलिए एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्टेड फील करता है, उसको पूरी एक फैमिली की तरह वो ऑर्गेनाइजेशन उसको लगने लगती है, क्लियर। तो कोई एम्प्लॉय एंगेज्ड है कि नहीं है, ये आप कैसे पता कर सकते हो कि पैशन, कमिटमेंट और वर्क को लेकर क्या एंथुसियाज्म है एम्प्लॉय का, इससे जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कोई एम्प्लॉय एंगेज्ड है कि नहीं है अपनी जॉब को लेकर, क्लियर। बहुत सारे ऐसे आपको जो है एम्प्लॉयज देखने को मिलेंगे जो सुबह चले जाते हैं लेकिन दिन भर का कोई काम ही नहीं करते हैं, कोई वो काम ही नहीं करते हैं, किसी से बात ही नहीं करेंगे, अकेले बैठे हुए हैं, अपना चाय पानी नाश्ता किया, लंच किया, ब्रेक किया और फिर वापस चले गए। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज आपको देखने को मिलेंगे जो प्रॉपर सुबह पहुंचते हैं, टाइम से पहुंचते हैं और पूरा अपने वर्क पे परफॉर्म करते हैं, वर्क को करते हैं, वर्क से एंगेज होते हैं, कलीग से अच्छे से बात करते हैं, कमिटेड होते हैं अपने काम को लेकर, क्लियर। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेज्ड है अपने काम में या फिर एम्प्लॉय एंगेज नहीं है अपने काम में, एम्प्लॉय अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर रहा है या फिर एम्प्लॉय अच्छे से अपने काम को परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि कोई एम्प्लॉय एंगेज है कि नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर एम्प्लॉय अपने काम को लेकर एंगेज्ड है तो फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो एम्प्लॉय अपने काम को लेकर एंगेज होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जो एम्प्लॉय अपने काम को लेके एंगेज नहीं होगा वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन ये तो चाहेगी ही ना कि एम्प्लॉय उसका अच्छा परफॉर्म करे, जिससे एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड नर्चरिंग ए वर्किंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसको नर्चर करना जहां पर एम्प्लॉय बेस्ट फील करे और वो अपने जॉब को हाई स्टैंडर्ड के साथ परफॉर्म करने में सक्षम हो, एबल हो, क्लियर। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड नर्चरिंग ए वर्किंग एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉय फील बेस्ट एबल टू परफॉर्म देयर जॉब एट अ हाई स्टैंडर्ड। तो एम्प्लॉय को एंगेज करने का काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, क्लियर, कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पर एम्प्लॉय कंफर्टेबल फील करे, एम्प्लॉय इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपने जॉब से रिलेटेड फील करे, अपने कलीग से रिलेटेड फील करे, उसका जो भी बॉस है, उसका जो भी सुपीरियर्स है, जो भी सबऑर्डिनेट्स है, जो भी उसके कलीग्स हैं, उनसे वो कनेक्टेड फील करे, एक फैमिली वाली फीलिंग आए और ऑर्गेनाइजेशन से भी वो रिलेटेड फील करे। तो इस तरीके का वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट जब क्रिएट होगा तो एम्प्लॉय अपने आप को इमोशनली और साइकोलॉजिकली कनेक्टेड फील करेगा जॉब से, वर्क से और कलीग से, और वो फिर अच्छा परफॉर्म करेगा, हाई स्टैंडर्ड के साथ जो है वो परफॉर्मेंस देगा, अपने जॉब को परफॉर्म करेगा, क्लियर। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए एम्प्लॉय को एंगेज किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। कौन कौन से स्ट्रेटजीज है, जैसे कि प्रोवाइड ऑटोनॉमी यानी कि एम्प्लॉय को एम्पावर करिए। जैसे आपने जो है किसी एम्प्लॉय को कोई टास्क दिया, अब उस टास्क से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग करने हैं वो भी उसको पावर दीजिए कि वो उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर सके। आपने उसको टास्क तो दे दिया लेकिन उसको पावर नहीं दी। आप जो है कोई तो उसको पहले इरिटेट करता है एम्प्लॉय को, तो और एम्प्लॉय के अंदर एम्पावरमेंट वाली फीलिंग नहीं आती है। तो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करिए एम्प्लॉय को, चैलेंजिंग वर्क प्रोवाइड करिए एम्प्लॉय को, लीडरशिप, एक अच्छा लीडरशिप उसको प्रोवाइड करिए, उस एम्प्लॉय का जो भी बॉस है वो अच्छा लीडर हो, क्लियर। तो ये प्रोवाइड करने से एम्प्लॉय एंगेज फील करेगा। प्रोवाइड फीडबैक, जो भी टास्क आपने दिया, जो भी काम उसको दिया है उसका फीडबैक उसको प्रोवाइड करिए, और साथ ही साथ कम्युनिकेट प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, वर्क कितना प्रोग्रेस कर रहा है उसको भी कम्युनिकेट करिए। कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय को हर चीज से
से इन्फॉर्म्ड रखिए, एम्प्लॉयी को हर चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए, उसको फ़ील होगा कि हाँ, ऑर्गेनाइज़ेशन जो भी काम कर रही है वो हमें बता रही है, यानी कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे रही है, क्लियर? तो कीप एम्प्लॉइज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट कंपनी गोल्स, चैलेंजेस, डिसीजंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में एम्प्लॉय को खबर होनी चाहिए, इससे वो कनेक्टेड फील करेगा। अगर पता चला ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिसीजन मेकिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिसीजन ले लिया, एम्प्लॉय को पता ही नहीं है, तो एम्प्लॉय शॉक है, अरे ये कब हुआ, ऑर्गेनाइजेशन तो हमें बताया ही नहीं। ठीक है, तो इससे जो है एक नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। लेकिन जब आप सभी एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करते रहोगे, प्रॉपर्ली उनको फीडबैक दोगे, तो वो कनेक्टेड फील करेंगे कि हाँ, एम्प्लॉय को कंसीडर किया जाता है। नर्चर हाई क्वालिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्प्लॉइज, इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसा कि हमने बताया कि कलीग्स के साथ भी जो है रिलेटेड फील होना चाहिए, तो एक कम्युनिटी बिल्ड करिए। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कम्युनिटी बिल्ड करे। ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे, जैसे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है कि वहां पर एनुअल फंक्शन होते हैं, ठीक है, या फिर फेयरवेल पार्टी हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, मिलकर काम करते हैं, मिलकर डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो कनेक्टिविटी बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो कंपनी के इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज करिए, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करिए, क्लियर, सेलिब्रेट माइलस्टोन को सेलिब्रेट करिए, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में एक स्टेज पूरा हो गया तो उसको सेलिब्रेट करिए अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ। तो इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग का जो है फीलिंग आता है एम्प्लॉय के अंदर, क्लियर, किस एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ, ये सब मेरी एक फैमिली है और इनके साथ मिलकर हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, क्लियर। मोटिवेट एंड इंस्पायर टू अनफोल्ड देयर टैलेंट एंड पोटेंशियल। जैसा कि हमने कहा कि एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट होते हैं जो कि एम्प्लॉय को खुद भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में लीडरशिप एक अच्छी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है और एम्प्लॉय को मोटिवेट करना होता है कि वो जो है, जो भी उनका टैलेंट है उसको अनफोल्ड करें, उसको जाने और उसका इस्तेमाल करें, क्लियर। ऑफर करियर डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को ये जरूरी है कि वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे एम्प्लॉय को कि वो अपना करियर ग्रो कर सके। उसके लिए डिफरेंट लर्निंग और मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए एम्प्लॉय के लिए, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, कोई नया जैसे एआई आ गया है तो एआई की ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दे। तो इससे एम्प्लॉय को फील आएगा कि हाँ, मेरे करियर के लिए, मेरे करियर ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काम कर रही है। तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा और वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म भी करेगा, क्लियर। उसका करियर भी जो है वो ग्रोथ होगा, उसको लगेगा ना कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलता है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड फील करेगा। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके जरिए जो एम्प्लॉय है उसको एंगेज किया जा सकता है, एम्प्लॉय को इमोशनली मेंटली ऑर्गेनाइजेशन से, जॉब से और कलीग से रिलेटेड कनेक्टेड फील करवाया जा सकता है, क्लियर। एक जिंजर मॉडल होता है जो कि भी हम डिस्कस करेंगे। जिंजर मॉडल है जहां पर जिंजर ने जो है एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताए थे, क्लियर। इसके अलावा एम्प्लॉय के वेलबींग और रिकॉग्निशन पर भी फोकस करना चाहिए। भाई, आप एम्प्लॉय से खाली काम ही काम थोड़ी करवा सकते हो। जैसे कि कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आपने जो है डिफरेंट इवेंट्स करवा दिए, उसके करियर को ग्रो करने के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉय के लिए आपने वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा दिया। इसी तरीके से उसके हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो उसके हेल्थ पे भी ध्यान दे। इम्प्लीमेंट वेलनेस प्रोग्राम, सपोर्ट एम्प्लॉय हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू डेडिकेटेड प्रोग्राम लाइक योगा सेशन, फ्री मेडिकल चेकअप, प्रॉपर ब्रेक, यानी कि टाइमली ब्रेक दिया जाए उनको काम में, जिससे कि वो अपने फिर से री गेन करें एनर्जी को और जो है वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो वेलनेस प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय को इंकरेज करना चाहिए कि वो वैकेशंस पे जाएं, अपनी फैमिली के साथ भी समय व्यतीत करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर फैमिली में डिस्प्यूट है तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फैमिली सपोर्टेड है, फैमिली में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, फैमिली खुश है, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय भी अच्छे से काम कर पाएगा, क्लियर। तो वर्क लाइफ बैलेंस को भी प्रमोट करना चाहिए जो है ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉय को वहाँ पर आप एक्नॉलेज करिए, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिए, उसको रिवॉर्ड करिए, चाहे मॉनेटरी टर्म्स में चाहे नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। जो भी एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको जो है वहाँ पर रिकॉग्नाइज करिए, उसको रिवॉर्ड्स दीजिए। इससे भी एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेटेड फील करेगा और उसको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मेरे काम की इज्जत हो रही है, तो वो भी अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करेगा। फॉस्टर साइकोलॉजिकल सेफ्टी। बहुत बार होता है कि हम लोग रहते तो हैं परिवार में, लेकिन हमें डर लगता है कि हम बोल देंगे तो हमें डांट पड़ेगी, क्लियर। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि एम्प्लॉय सही से काम तो कर रहा है, एम्प्लॉय को ये फील आता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए ध्यान दे रही है, लेकिन एम्प्लॉयज जो है खुल के अपनी सारी बातों को, अपने सजेशंस को नहीं दे पाता है। तो ऐसे में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को जहां पर एम्प्लॉय सेफ फील करें कि वो कुछ भी बोल सकता है, उसको वो उसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो कोई भी गलती भी कर सकता है, उसके लिए कोई पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी। तो एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाला इन्वायरमेंट भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर क्रिएट करना चाहिए कि जिससे कि एम्प्लॉय के अंदर ये डर ना रहे कि अरे कहीं मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा, कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, मेरे अगेंस्ट कोई मुझे सस्पेंड ना कर दिया जाए, मुझे
ऑर्गेनाइजेशन से निकाल ना दिया जाए, ये डर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक जो है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर एम्प्लॉयी फ्री हो, वो आसानी से कोई भी कोई चीज़ बोल सके, कोई भी गलती कर सके, पॉजिटिव गलती कर सके, ऐसा नहीं जानबूझ के गलती कर सके। गलती से गलती हो गया तो वो उसके लिए डरे ना। क्लियर? तो ये सब कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ज़रिए एम्प्लॉयी को एंगेज किया जा सकता है, एम्प्लॉयी को इमोशनली और साइकोलॉजिकली कनेक्टेड फ़ील करवाया जा सकता है कि वो जॉब से, वो कलीग से, वो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। क्लियर? और इसकी वजह से क्या होगा? वो बेटर परफ़ॉर्म करेगा। तो अगर हम बात कर लें बेनिफिट ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि एम्प्लॉयी एंगेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे पहला हायर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। एंगेज्ड एम्प्लॉइज आर मोर प्रोडक्टिव एंड डेडिकेटेड टू देयर टास्क। जो एम्प्लॉई एंगेज्ड होगा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा वो जो है अच्छे से परफ़ॉर्म करेगा और अपने टास्क को लेकर डेडिकेटेड होगा। इंक्रीज़ प्रॉफिटेबिलिटी, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब एम्प्लॉयी अच्छे से परफ़ॉर्म करेगा, एम्प्लॉयी की प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो ऑर्गेनाइज़ेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। कंपनीज़ विथ एंगेज्ड एम्प्लॉयी ऑफन सी हायर नेट प्रॉफिट, मार्जिन एंड शेयर होल्डर रिटर्न्स। क्लियर? नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कस्टमर सैटिस्फैक्शन। अब अगर एम्प्लॉयी जो है एंगेज्ड है, अपने काम को पसंद कर रहा है, तो जो भी कस्टमर्स आएँगे, उनसे भी जो है वो अच्छे से बात करेगा। उनसे भी जो है वो उनको भी जो है वो बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा और ओवरऑल क्या होगा कि कस्टमर सैटिस्फाई होगा। क्लियर? अब एम्प्लॉयी पहले से ही नेगेटिव में है, एम्प्लॉयी पहले से ही गुस्से में है, कोई कस्टमर आता है तो एम्प्लॉयी उसके साथ अच्छे से बिहेव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बल्कि एम्प्लॉयी खुद ही कस्टमर को बोलेगा कि भाई ये कंपनी बेकार है, तुम कहीं और जाओ। क्लियर? तो अगर एम्प्लॉयी एंगेज्ड है तो कस्टमर भी क्या होगा? सैटिस्फाई होगा। एनहांस्ड रिटेंशन यानी कि आपका एम्प्लॉयी अगर एंगेज्ड है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयी एंगेज्ड है, तो एम्प्लॉयी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो ऑटोमैटिकली एम्प्लॉयी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम करता रहेगा, वो छोड़ के आपका ऑर्गेनाइजेशन जाएगा नहीं। तो आपको रिटेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप एम्प्लॉयी को एंगेज करके रख सकते हो। तो इट कंट्रीब्यूट्स टू हायर एम्प्लॉयी लॉयल्टी एंड रिटेंशन व्हिच मिनिमाइज़ टर्नओवर कॉस्ट। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रोक के रखना। तो एम्प्लॉयी को अगर आपने एंगेज करके रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयी को एंगेज करके रखा है, तो एम्प्लॉयी ऑटोमैटिक जो है वो खुद ही रिटेन रहेगा, खुद ही लॉयल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन को लेके, छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं। तो इससे जो टर्नओवर कॉस्ट होता है, वो कम हो जाएगा। यानी कि जब एम्प्लॉयी छोड़ के जाता है, तो फिर से रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ये सारा काम करना पड़ता है। तो उसमें कॉस्ट आती है ना, तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी। वो कॉस्ट खत्म ही हो जाएगी एक तरीके से अगर जब कोई एम्प्लॉयी छोड़ के जाएगा ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है ग्रेटर इनोवेशन। जब एम्प्लॉयी फ्री फील करेगा, वो आसानी से कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी सजेशन दे सकता है, कोई भी छोटी-मोटी गलतियाँ कर सकता है, उसके लिए उसके कोई भी जो है पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में यही एम्प्लॉयी होते हैं जो कुछ नया इनोवेट करते हैं, कुछ नए आइडियाज़ को जनरेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, नए आइडियाज़ प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। अब वहीं पे पहले से ही वो कोई सहमा है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे निकाल दिया जाएगा, तो वो क्या ही इनोवेशन करेगा? नहीं करेगा। इनोवेशन करने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयी को वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो गलतियाँ करें। जब वो गलतियाँ करेंगे तभी वो गलतियों से सीखेंगे और जो है कुछ नया इनोवेट करेंगे। तो इनोवेशन को भी जो है इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए एम्प्लॉयी एंगेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिंजर मॉडल। देखिए जिंजर मॉडल एक कैनेडियन मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे डॉक्टर डेविड जिंजर, उनके नाम पर जो है ये जिंजर मॉडल रखा गया क्योंकि इन्होंने ही जो है इस मॉडल को डेवलप किया था। तो इट इज़ अ मॉडल फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट डेवलप्ड बाय एन कैनेडियन मैनेजमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर डेविड जिंजर। देखिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज द इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट एन एम्प्लॉय हैज़ टू देयर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करें अपने जॉब से और ऑर्गेनाइजेशन से। तभी जो है जो एम्प्लॉय है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा और कंपनी के गोल को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर? तो ये जरूरी है कि एम्प्लॉय जो है वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करे उसको जो जॉब मिली है उससे और ऑर्गेनाइजेशन से। जब आप किसी चीज़ से कनेक्टेड फील करोगे तभी तो आप उसके लिए जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे। जैसे कि आप अपने परिवार से, अपनी फैमिली से कनेक्टेड फील करते हो, तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है फिर हमेशा आप ना कुछ ऐसा करते हो, एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो जिससे कि आप अपनी फैमिली को खुश कर सको। इसी तरीके से जब आप ऑर्गेनाइजेशन से, जॉब से जो है कनेक्टेड रहोगे, कमिटेड रहोगे इमोशनली और इंटेलेक्चुअली, तो फिर आप जो है और अपनी जॉब के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे और ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो भी अचीव होगा। क्लियर? तो इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन सेंटर्ड
centered approach that organization can use to develop a workforce that is enthusiastic, dedicated and emotionally invested in their work। तो जो डॉक्टर डेविड जिंजर द्वारा जिंजर मॉडल डेवलप किया गया, तो ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच जो है प्रोवाइड करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा वर्कफोर्स डेवलप कर सकते हैं जो कि हाई एनर्जेटिक होगा, डेडिकेटेड होगा अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, और इमोशनली कनेक्टेड होगा अपने काम को लेकर। क्लियर? तो जब इस जिंजर मॉडल में, एक्चुअली इस जिंजर मॉडल में जो है 10 की बिल्डिंग ब्लॉक बताए गए हैं, उस 10 की बिल्डिंग ब्लॉक पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उस 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स पे जो है काम करती है, तो जो एम्प्लॉय है, जो टैलेंट है, वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कमिटेड होगा अपनी जॉब के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डॉक्टर डेविड जिंजर फोकसेस ऑन क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ डेडिकेशन बाय कनेक्टिंग इंडिविजुअल नीड्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्लियर? जो कि अब हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो डॉक्टर जिंजर मॉडल है वो उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में पिरामिड के फॉर्म में है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। क्लियर? तो ये जो डॉक्टर जिंजर मॉडल है वो पिरामिड के फॉर्म है, जिसमें 4 जो है लेयर्स हैं। क्लियर? बॉटम रो है, देन सेकंड रो है, देन थर्ड रो है एंड देन टॉप रो है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बॉटम रो में देखें तो 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए थे, तो बॉटम रो में 4 इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर? की बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं 4 बॉटम रो में। कौन कौन से? स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग एंड एनर्जी। वहीं पर जो सेकंड रो है वो जो है उसमें रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन एंड मास्टर मूवमेंट आता है। वहीं पर थर्ड रो में परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस आता है, एंड जो लास्ट है टॉप रो, उसमें रिजल्ट आता है। तो ये जो बॉटम रो है, स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग, एनर्जी, ये जो है फोकस करता है कोर नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग, एनर्जी, ये 4 चीज क्या है, ये कोर नीड्स हैं किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के, उस पर फोकस करता है। इस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। वहीं पर सेकंड रो में आप देखेंगे तो रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन, मास्टर मूवमेंट है। तो इट फोकसेस ऑन फॉस्टरिंग रिलेशनशिप एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी कि यहां पर फोकस किया जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को कनेक्टेड फील करे अदर एम्प्लॉय से, अपने बॉस से, उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको रिकॉग्निशन दिया जाए, और जो भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है उसको जो है वो एंजॉय करे, उसको मेमोरेबल वहां पर बनाया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए काम करना चाहिए। वहीं पर थर्ड रो में आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस है। तो इट फोकस शिफ्ट टू क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मेंस कल्चर, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पर ध्यान दे, उनकी प्रोग्रेस पे ध्यान दे, जिससे कि क्या हो, अचीव कर सके रिजल्ट। टॉप रो पे क्या है, रिजल्ट, अचीविंग बिजनेस आउटकम दैट आर वैल्यूएबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कि ऐसा आउटकम मिले जो कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उन सभी को जो है उसका बेनिफिट मिले। तो हम एक एक करके जो है इन सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटम रो में। तो बॉटम रो किस पे फोकस करता है, फोकसेस ऑन द कोर नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो बॉटम रो में 4 एलिमेंट है, वेलबींग, एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड मीनिंग। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय अगर हैप्पी है, सेटिस्फाई है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि एक हैप्पी और सेटिस्फाई एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब को सही तरीके से परफॉर्म करेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ हाईली प्रोडक्टिव बिजनेस इज देयर हैप्पी एम्प्लॉय। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेस अचीव करनी है, सक्सेस पाना है, तो जरूरी है कि उसको अपने एम्प्लॉय को वो हैप्पी रखे। तो उसके लिए जो है जिंजर मॉडल में 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए गए हैं जिस पे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय क्या होगा, वो एंगेज रहेगा, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली अपने आप को कनेक्टेड फील करेगा अपनी जॉब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर? और जिसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा। तो सबसे पहला एलिमेंट है वेल बीइंग। तो इट प्रायोरिटाइज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू वर्क लाइफ बैलेंस एंड सपोर्टिव कल्चर। देखिए, वेल बीइंग कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय की वेल, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वो फिजिकली और मेंटली फिट रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अगर कोई भी मेंटली या फिर फिजिकली फिट नहीं होगा तो वो आपका जॉब, जो ऑर्गेनाइजेशन का जॉब है, वो अपनी टास्क को सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो वेलनेस प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट और सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज को। भाई बहुत सारे जो है आप देखते होंगे कि एम्प्लॉय परेशान होते हैं, चाहे हो सकता है वो जॉब को लेकर हो, चाहे वर्क प्रेशर को लेकर हो, चाहे वो अपनी फैमिली प्रेशर को। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उनको काउंसलिंग के लिए जो वहाँ पर किसी डॉक्टर से, जो है साइकोलॉजिस्ट से जो है वहाँ पर मीटिंग करवा दें। क्लियर? इसी तरीके से फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट, भाई कोई इंप्लॉय हो सही टाइम पर, मतलब जो टाइमिंग आपने फिक्स की है अभी उस टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो आप उसको जो है वहाँ पर ऑप्शन दीजिए कि ठीक है आप जो है दूसरे टाइम शेड्यूल पे आ जाइए। क्लियर? या फिर सैटरडे संडे जो है आप आ जाइए, अगर आप मंडे ट्यूसडे नहीं आ पा रहे हो। तो इस तरीके से कुछ फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट वहाँ पर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे एम्प्लॉय फिजिकली या फिर मेंटली जो है वो फिट रहेगा, अपने वर्क और लाइफ को जो है बैलेंस कर पाएगा, और जो है
वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है की एलिमेंट है दैट इज एनर्जी। दिस इंक्लूड डिजाइनिंग रोल्स दैट आर स्टिमुलेटिंग एंड अवॉइडिंग बर्न आउट थ्रू एडिक्वेट वर्कलोड मैनेजमेंट। होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लगातार हम जो इस टास्क को परफॉर्म करते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हम लो हो जाते हैं, हम जो है इरिटेट होने लग जाते हैं। क्लियर? तो एम्प्लॉय के पास भी लगातार काम कर रहा है तो वो भी बर्न आउट हो सकता है ना, वो भी इरिटेट हो जाएगा वर्कलोड की वजह से। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वहां पर जो है वो इंकरेज करें रेगुलर ब्रेक्स के, यानी कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करें कि जो है वो हर 1 घंटे में 2 घंटे में जो है 5 मिनट का ब्रेक ले, वैकेशंस पे चला जाए। ठीक है, 3 महीने काम किया, 4 महीने काम किया, उसके बाद जो है 1 हफ्ते का वैकेशन ले ले वो। ठीक है, या फिर डाउन टाइम जो है वो इसेंशियल है, यानी कि आपने जो है वहाँ पर वीकली ऑफ दे दिया या फिर जल्दी छुट्टी कर दी, कुछ इस तरीके से जो है वहाँ पर ब्रेक डाउन करना चाहिए वर्क से, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो दोबारा से एनर्जी रिगेन कर सके। लगातार आप काम करोगे थक जाओगे, तो वहाँ पर जरूरी है कि आप ब्रेक लो। क्लियर? तो फिजिकली मेंटली आप फिट हो, लेकिन लगातार काम करोगे ना तब भी आप वहाँ पर बर्नआउट होगा, वहाँ पे आप थकोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वहाँ पर जो है वो इनकरेज करें एम्प्लॉय को कि वो जो है टाइमली ब्रेक्स लें, वैकेशंस पे जाएं और जो है वो रेस्ट भी करते रहें। क्लियर? आप फॉरेन कंट्रीज में देखें कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जो है वो नैप आवर भी दे रहे हैं, यानी कि आप वर्किंग आवर्स में हाफ एन आवर के लिए फिर 10 to 15 मिनट्स के लिए आप सो सकते हो। कंपनी में ही जहाँ पे आप काम करें वहीं पे आप सो सकते हो। इससे क्या होगा, ये चीज़ रिसर्च में पाई गई है कि जब इंसान जो है 10-15 मिनट आधा घंटा सो लेता है तो वो दोबारा से हायर एनर्जी आ जाती है, मतलब और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, फिर से जो है वो सेम लेवल से काम परफॉर्म करता है जिस लेवल से वो सुबह काम परफॉर्म कर रहा था। आप देखेंगे कि सुबह जिस एनर्जी से आप काम करते हो शाम तक आप जो है बर्नआउट हो जाते हो, शाम तक थकान हो जाती है, शाम तक वो परफॉर्मेंस नहीं रहती है। तो ऐसे में सेम लेवल की परफॉर्मेंस बनी रहे तो जरूरी है कि बीच बीच में एम्प्लॉय को ब्रेक वहां पर दिया जाता रहे। क्लियर? नेक्स्ट जो है स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाइंग एंड कैपिटलाइजिंग ऑन ईच एम्प्लॉयज यूनिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज को जानना चाहिए कि हर एम्प्लॉय की क्या स्ट्रेंथ है, क्या कैपेबिलिटीज हैं। क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय से काम करवाना चाहिए। इंकरेज करना चाहिए एम्प्लॉय को कि वो अपने स्किल्स को, अपने स्ट्रेंथ को यूज करें, जिससे कि उनको ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्लियर? तो स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर जरूरी है कि भाई सपोज करें कि कोई एम्प्लॉय है, उसको अकाउंटिंग की नॉलेज है और आप उसको मार्केटिंग में लगा के रखे हो, मार्केटिंग वाले बंदे को अकाउंटिंग की नॉलेज है, आपने उसको मार्केटिंग में लगा रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि सही तरीके से आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहिए सभी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को और उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, यानी कि उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है मीनिंग। मीनिंग कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एम्प्लॉय को ये चीज़ लगना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा क्यों है। भाई जब तक आप खुद को किसी से कनेक्टेड फील नहीं करोगे, आप वहाँ पर जो है उससे लगाव नहीं रखोगे, आप उसके लिए काम नहीं करोगे। तो कनेक्ट एन एम्प्लॉय वर्क टू अ लार्जर पर्पज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ चाहिए कि वो एम्प्लॉय को ये चीज़ जो है अश्योर करे, ये चीज़ उसको एम्प्लॉय को समझाए कि जो आप काम कर रहे हो ना उसकी वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ fulfillment. This involve ensuring that employee understand the significance of their contribution and how their work impact the organization and society. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ चाहिए कि वो एम्प्लॉय को इस चीज़ को समझाए कि किस तरीके से जो उनका काम है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, सोसाइटी को अफेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि अरे यार इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होता है। तो मीनिंग यानी कि एम्प्लॉय कोई भी जॉब परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका कैसे जो है उसका क्या पर्पज है, वो चीज़ जो है वहाँ पर एम्प्लॉय को समझाना जरूरी है। तो एम्प्लॉय जो है उसको और सीरियसली होकर और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर काम करेगा। क्लियर? तो ये बात हो गई जिंजर मॉडल के बॉटम रो की, जहाँ पर 4 की बिल्डिंग ब्लॉक थे, वेलबींग, एनर्जी, स्ट्रेंथ और मीनिंग, और ये खासकर एम्प्लॉय से ही रिलेटेड थे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को इन चारों पॉइंट्स पे जो है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए। वहीं पर जो सेकंड रो आता है जिंजर मॉडल में, दैट इज फोकस ऑन फॉस्टरिंग रिलेशनशिप एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। देखिए आप एम्प्लॉय के अंदर जो है एम्प्लॉय को फिजिकली मेंटली फिट रख रहे हो, आप उसको प्रॉपरली ब्रेक भी दे रहे हो, उसकी आपने कैपेबिलिटी को भी जांच लिया है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम भी करवा रहे हो। क्लियर? उस वो जो जॉब परफॉर्म कर रहा है वो कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, आपने उसको भी बता दिया। लेकिन अगर जो एम्प्लॉय है उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे वो कनेक्टेड फील नहीं करेगा, ठीक है, तो भी जो है वहां पर प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उस काम के बदले आप उसको अप्रोप्रिएट जो है रेम्युनरेशन या फिर सैलरी या फिर बेनिफिट या फिर उसको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हो, तो भी जो है वहां पर वो इमोशनली कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। क्लियर? तो सेकंड रो जो है जिंजर मॉडल का वो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे बात करता है, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन एंड मास्टर मूवमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को भी ध्यान दे, यानी कि जो पीयर टू पीयर रिलेशनशिप है, जो कलीग हैं, जो बॉस हैं, सुपरवाइजर है, सबॉर्डिनेट है, सुपीरियर है, उनके साथ जो है वहां
पर कोलैबोरेट करके काम हो। रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय जो भी काम परफॉर्म कर रहा है, तो जो भी बेस्ट एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करें, उनको उनके लिए क्लैपिंग करें, उनको जो है कोई ना कोई मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स वहाँ पर प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ मास्टर मूवमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे उस एम्प्लॉय का बर्थडे है, क्लियर, एम्प्लॉय का बर्थडे है, या फिर जो है नया नया कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया है उसको जो है सेलिब्रेट करें, कोई फेयरवेल, कोई रिटायर हो रहा है तो फेयरवेल पार्टी दें। तो इस तरीके से जो है मास्टर मोमेंट्स जो है वहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय कनेक्टेड फील करेगा, रिलेटेड फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन से, क्लियर। तो रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट वर्क आर फंडामेंटल टू एंगेजमेंट बाय फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ये रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन में लाया जा सकता है, क्लियर। जब एक दूसरे पर लोग ट्रस्ट करेंगे, ओपन कम्युनिकेशन है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई भी वहाँ पे बाउंडेशन नहीं, अरे भाई उनसे बात नहीं कर सकते हैं, क्लियर। देखिए होता क्या है कि आप जिससे बात कर सकते हो ना उससे कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन अगर आप जिससे बात नहीं कर पाओगे तो उससे कनेक्टेड फील नहीं करोगे, तो आप जाहिर सी बात है उससे कोलैबोरेट भी नहीं कर पाओगे, क्लियर, मिलकर काम भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि ओपन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई किसी से भी बात कर सकता है प्रॉपर, मतलब कि प्रोफेशनली, क्लियर। तो रिलेशनशिप, नेक्स्ट है रिकॉग्निशन, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि ऑथेंटिक रिकॉग्निशन जो है एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि हाँ अगर यहाँ मैं काम करूंगा तो मुझे रिकॉग्निशन मिलेगी, मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा। द दिंजर मॉडल एडवोकेट्स फॉर अ कॉन्टिन्यूअस रिकॉग्निशन कल्चर वेयर अचीवमेंट्स बोथ बिग एंड स्मॉल, चाहे छोटा अचीवमेंट हो चाहे बड़ा अचीवमेंट हो, उसको एक्नॉलेज किया जाता है रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन में, क्लियर। बड़ा अचीवमेंट है, छोटा अचीवमेंट है, आपने जो है सर्टिफिकेट दे दिया, कोई मेडल दे दिया, कोई आपने जो है क्लैपिंग करवा दी सबके सामने, तो रेगुलरली जो है रिकॉग्निशन जो है एम्प्लॉय को वहाँ पर मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय एंगेज फील करेगा। नेक्स्ट जो है मास्टर मोमेंट, जो कि हमने बताया कि जो है वहां पर मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को लेकर, क्लियर, जिससे कि एम्प्लॉय जो है कनेक्टेड फील करेगा किससे, ऑर्गेनाइजेशन से। एम्प्लॉय जब पहली बार ज्वाइन करता है तो ओरिएंटेशन होता है, ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंसेस उसका अच्छा होना चाहिए, सब लोग अच्छे से मिल रहे हैं, उसको जो है एक वेलकम गिफ्ट दे रहे हैं, क्लियर। आप देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पर वेलकम किट मिलता है, जब कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको एक वेलकम किट मिलता है, जिसमें हो सकता है कि कॉफी मग हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। प्रोजेक्ट किक ऑफ, यानी कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उस वक्त जो है उसको सेलिब्रेट करिए। माइलस्टोन कोई भी आपने अचीव कर लिया है, क्लियर, तो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। फेयरवेल पार्टी, कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है उसको फेयरवेल पार्टी जो है दे रहे हैं, तो एक मोमेंट जो है वहां पर क्रिएट किया जाए जिससे कि एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड फील करते हैं। तो एवरी टाइम विच एम्प्लॉय स्पेंड देयर एट द वर्क प्लेस एंड द डेटा हैज टू बी मेमोरेबल, तो जितना भी समय जो है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में व्यतीत कर रहा है उसको मेमोरेबल बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। अगर ये चीज़ कर लेगी ऑर्गेनाइजेशन तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा वहां पर कि एम्प्लॉय कनेक्टेड फील करेगा, एम्प्लॉय एंगेज रहेगा। वहीं पर जो नेक्स्ट रो है दैट इज थर्ड रो। थर्ड रो में क्या था, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। तो द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मेंस कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि रिलेशनशिप पे तो ध्यान दे लिया, एम्प्लॉय के पर्सनल चीज़ों पर भी ध्यान दे लिया, अब जो है ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस पे भी, यानी कि सभी एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते रहें और प्रॉपरली टाइमली जो है वहाँ पर स्किल्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनसे पार्टिसिपेट करवाते रहें। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन को टाइमली जो है सभी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करते रहना है और उसका फीडबैक जो है वो एम्प्लॉय को देते रहना है, जिससे कि एम्प्लॉय अपनी कमियों पर जो है इम्प्रूवमेंट कर सके, क्लियर। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री अप्रेजल, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जा सकता है और जो है मॉनिटर किया जा सकता है और उसका फीडबैक जो है एम्प्लॉय को दिया भी जा सकता है और सब सुपीरियर्स को भी दिया जाता है, क्योंकि सुपीरियर उसके अकॉर्डिंगली जो है उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल करते हैं। तो वो क्या आ जाता है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मींस फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, जॉब रोटेशन, स्ट्रेच असाइनमेंट, मेंटरशिप प्रोग्राम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके एम्प्लॉय की नॉलेज को, स्किल्स को जो है वहाँ पर इंप्रूव किया जाता है। जॉब रोटेशन, जैसे कोई पर्सन जो है वो अकाउंटिंग में काम कर रहा है कई सालों से, उसको रोटेट कर दीजिए, आप जो है उसको कोई दूसरा काम करवा दीजिए, तो इससे क्या होगा कि उस बंदे को अकाउंटिंग की नॉलेज होती है, दूसरे भी चीज़ की नॉलेज वहाँ पर हो जाएगी, तो जॉब रोटेशन, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज जो है क्या होगी, इंप्रूव होगी ना। तो परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, थर्ड रो, क्लियर। एम्प्लॉय को पहले इंडिविजुअली वहाँ पर मॉनिटर करिए, उनको जो है उनकी एनर्जी, उनकी वेलबींग के लिए काम करिए, उनके स्किल्स को पहचानिए, देन उनके रिलेशनशिप पे, रिकॉग्निशन पे, जो है मेमोरेबल मोमेंट्स पे जो है ध्यान दीजिए, देन उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोग्रेस पे जो है काम करिए, और फिर लास्ट में आता है दैट इज अचीविंग रिजल्ट। भाई बट ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली एम्प्लॉय को ध्यान देगा,
देगा, उनकी रिलेशनशिप पे भी ध्यान देगा और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोग्रेस के लिए भी काम करेगा। तो बाई बट ऑब्वियस सी बात है कि जो है एक अच्छा रिजल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो रिजल्ट यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडल इज अचीविंग बिजनेस आउटकम दैट आर वैल्यूएबल टू ऑल स्टेक होल्डर एंड दिस इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर अचीवेबल गोल्स दैट रेजोनेट विथ बोथ द कंपनीज मिशन एंड द पर्सनल एम्बिशन ऑफ एम्प्लॉय। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि क्या हो कि एम्प्लॉय जो है उसको कनेक्ट फील कर सके, एम्प्लॉय जो है उससे कनेक्टेड रहे। क्लियर, द एम्प्लॉय शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स टू अचीव एंड व्हेन ही विल बी एबल टू डू दैट। एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो क्या अचीव करना चाह रहा है और वो कब तक अचीव कर लेगा, ये चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। क्लियर, तो अचीविंग रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीवेबल गोल्स हो। ऐसा ना हो कि हम चांद तारे तोड़ लाएंगे तो ये अचीवेबल गोल्स नहीं है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है गोल्स है वो अचीवेबल होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और कंपनी का मिशन इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय अपने आप को उससे रिलेट कर सके। जो उसकी एम्प्लॉय की पर्सनल एविंसेस हैं वो जो है कंपनी के मिशन से रिलेट हो सके। तो जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉय अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए काम करेगा जिससे कि कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल जो गोल है वो भी अचीव होगा। तो ये था पूरा जिंजर मॉडल। तो जिंजर मॉडल जो कि डॉक्टर डेविड जिंजर ने जो है इसको दिया था और जो है क्रिएट किया था डॉक्टर डेविड जिंजर ने। और यहाँ पर उन्होंने 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए थे जिसका इस्तेमाल करके वो जो है एक ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंथुसियास्टिक होगा, डेडिकेटेड होगा और इमोशनली इन्वेस्टेड होगा अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके। कौन कौन से थे? स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग, एनर्जी, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन, मास्टर मूवमेंट, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस एंड रिजल्ट। क्लियर, तो कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में हो सकता है आपको 12 एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस किया है जिंजर मॉडल का। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो यहाँ पे हम टैलेंट मैनेजमेंट की यूनिट 4 से फटाफट रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि एम्प्लॉय रिटेंशन, मैनेजिंग वॉलंटरी टर्नओवर, डीलिंग विद जॉब विड्रॉल एंड करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ लिव एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्यों छोड़ते हैं, क्यों मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। पहली चीज़ कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लगातार वही एक काम करते करते, बॉस की डांट सुनते सुनते, सुपीरियर या सबॉर्डिनेट की किचकिच सुनते सुनते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत बार सारे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी जॉब से और उसको जॉब को छोड़ देते हैं। कांस्टेंट फ्रिक्शन विद देयर सुपीरियर एंड अदर टीम मेंबर, यानी कि हमेशा जो है सुपीरियर से या फिर अपने टीम मेंबर से ही लगातार आपका जो है नोक-झोंक होती रहती है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है। तो उस केस में भी क्या होता है कि आप जो है फ्रस्ट्रेट होकर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। सैलरी लो होने की वजह से भी आपकी वर्कलोड ज़्यादा है लेकिन सैलरी कम है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपको सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो इस केस में भी क्या करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं। लैक ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आप जिस पोजीशन पे होते हैं वहाँ पे आपको लगता है कि अब आगे कोई ग्रोथ का कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब इसमें कोई करियर प्लानिंग या सक्सेशन प्लानिंग हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। तो उस केस में भी आप जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हो। वहीं पे मोटिवेशन होता है कि क्या होता है कि अंदर से कोई मोटिवेशन आया, फिर आपने किसी को देख लिया मोटिवेशन, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मोटिवेट हो जाते हो किसी चीज़ को देख के और उसको पाने के लिए जो है आप जो करंट जॉब होता है उसको भी छोड़ देते हो। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके बहुत सारे लॉस होते हैं, कॉस्ट आता है कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। तो उससे बचने के लिए कि एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, उसके लिए क्या होता है, एम्प्लॉय रिटेंशन होता है। यानी कि एम्प्लॉय को अपने यहाँ पे रिटेन करके रखना, रोक के रखना, एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए आपके यहाँ से जब तक कि आप ना चाहें, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ना चाहे। आपको एम्प्लॉय को रिटेल करके रखना है क्योंकि एम्प्लॉय को छोड़ने का कॉस्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन को पड़ता है और उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं अगर कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन क्या हो जाता है, वेरियस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस व्हिच लेट द एम्प्लॉय स्टिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एम्प्लॉय रिटेंशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रैक्टिसेस करती है जिससे कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए और लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिका रहे। तो उसी को कहते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन। एन एफर्ट बाय ए बिजनेस टू मेंटेन ए वर्किंग एनवायरनमेंट व्हिच सपोर्ट करंट स्टाफ इन रिमेनिंग विद द कंपनी। तो ये क्या हो गया, एम्प्लॉय रिटेंशन एक तरीके का एक एफर्ट हो गया जो कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस जो है वो करती है, एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप करती है, एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट जो है बना के रखती है ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि जो स्टाफ है, जो करंट स्टाफ है वो ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, छोड़ के ना जाए। तो
दैट इज एम्प्लॉय रिटेंशन। अब रिटेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि एम्प्लॉय को रोक के रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आपने देखा कि एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर डिमोटिवेट हो गया, फिर किसी और चीज़ को देख के मोटिवेट हो गया, या फिर सैलरी ग्रो है तो उसकी वजह से छोड़ के चला जाता है। अब छोड़ के चला गया तो उस केस में तो कंपनी को नुकसान है, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है। तो इसमें जो रिटेंशन करने की क्या जरूरत है, क्यों हमें रोक के रखने की जरूरत है। तो एक तो नुकसान से बचने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए। तो हायरिंग इज़ नॉट इजी प्रोसेस। सबसे पहली चीज़ कि हायरिंग जो है आसान काम नहीं है, कि आपको अपने जॉब के अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपके यहाँ वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग राइट कैंडिडेट को, राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सर्च करके सिलेक्ट करना, ये एक जो है लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाता है आपके यहाँ पे, तो फिर आपको जो है फिर से रिक्रूटमेंट, फिर से सिलेक्शन, फिर से एडवर्टीजमेंट पूरा करना पड़ेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो ये इजी प्रोसेस नहीं है। तो इससे बचने के लिए भी आपको एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना चाहिए। दूसरा है हायरिंग इन्वॉल्व कॉस्ट। अब हायरिंग जो है लेंदी प्रोसेस तो है ही, स्टेप्स बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ जाएगी, ट्रेनिंग कॉस्ट आ जाएगी, डेवलपमेंट कॉस्ट आ जाएगी, इंट्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, इंटरव्यू करवा रहे हो, पैनल बैठवा रहे हो तो वहाँ पे भी कॉस्ट आएगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट, अलग अलग टाइप के कॉस्ट जो है वो हायरिंग में भी आते हैं। तो वो कॉस्ट भी जो है आएगी अगर आपका एम्प्लॉय छोड़ के चला गया है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन इसलिए जरूरी है, इन सबसे बचता है। ये सारे क्या है, बेनिफिट हैं। हायरिंग कॉस्ट बच जाएगी अगर आप एम्प्लॉय को रिटेन करके रखे हो। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इज मोर फैमिलियर। रिटेंशन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वो फैमिलियर होता है, जो हमारे पास है, हमारे पॉलिसीज से, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से, रूल से, रेगुलेशन से, सारे वर्किंग इन्वायरमेंट से फैमिलियर होता है, उसको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं पर कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, उसको रूल रेगुलेशन पॉलिसीज के बारे में पता नहीं होगा। तो वो क्या है, वो टाइम लेगा अपने आप को एडजस्ट करने में। तो इसलिए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा फैमिली होता है, इसलिए हम एम्प्लॉय को रिटेन करके रखते हैं। मे ज्वाइन योर कंपटीटर्स। हो सकता है कि जो आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहा है वो आपके कंपटीटर को ही ज्वाइन कर ले, और फिर आपके बारे में तो सारी चीज़ें उसको पता होंगी, और जाके वो कंपटीटर को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये भी एक रिस्क होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, तो इसलिए एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना चाहिए। न्यू एम्प्लॉय टेक्स टाइम टू एडजस्ट। जो नए एम्प्लॉय होते हैं वो टाइम लेंगे एडजस्ट करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, वर्किंग कल्चर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए रिटेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज टू एम्प्लॉय रिटेंशन, यानी कि एम्प्लॉय को रिटेन कैसे करके रख सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो देखिए, नॉर्मल स्ट्रेटजीज हैं जो सभी लोग करते हैं, जैसे कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट बी डेलीगेटेड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन एंड इंटरेस्ट। यानी कि जो भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, जो भी इंडिविजुअल की स्पेशलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करिए, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, उसको जॉब दीजिए, या फिर जो भी वर्क क्या कहते हैं कि असाइनमेंट्स आप दे रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग दीजिए। बंदा एम्प्लॉय जो है वो फाइनेंस में एक्सपर्ट है, आप उसको मार्केटिंग का काम दे रहे हो। वो एम्प्लॉय जो है एचआर में इंटरेस्टेड है, उसको जो है आप ऑपरेशन का काम दे रहे हो। तो ये फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट के जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब शुड नॉट बी मोनोटोनस, देयर शुड बी चेंज। यानी कि कंटिन्यूअस पिछले 2-3 साल से लगातार एक ही काम किए जा रहे हैं, कोई चेंज ही नहीं है। तो इस केस में भी क्या होता है कि एक एम्प्लॉय बोर हो जाता है और वो क्या करता है, जॉब छोड़ के चला जाता है। तो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स मस्ट बी अवॉइडेड और रिजॉल्व सोन। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एम्प्लॉय के, उसको आप या तो जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, या फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट आने ही नहीं देना है, क्योंकि ये भी एक रीजन होता है जहाँ पे एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है। और अगर आपको एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना है तो आपको कॉन्फ्लिक्ट जितनी भी जल्दी हो सॉल्व कर देना है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, आप एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करिए। कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करिए। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि लोग जानते नहीं है, अच्छा तुम भी एम्प्लॉय हो, अच्छा तुम भी हमारे एम्प्लॉय हो। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको रिकॉग्निशन करना है। वो जब भी कोई अच्छा काम करे तब भी रिकॉग्नाइज करिए, नॉर्मली आपसे मिले तब भी आप उनको रिकॉग्नाइज करिए, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इससे भी क्या होता है कि अच्छा मोटिवेशन मिलता है, हाँ हमें पता है, फैमिली मेंबर की एक फीलिंग आती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपको जो है अपने एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे उनको रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए, नॉन मॉनेटरी या मॉनेटरी जैसे भी हो, आपको देना चाहिए। एम्प्लॉय को रिटेन करने की स्ट्रेटजी है मॉनेटरी बेनिफिट सच एज इंसेंटिव पर कैश प्राइज ऑल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉय टू ए लार्ज एक्सटेंट एंड दे प्रेफर स्टेकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आप जो है अलग से दे सकते हैं, कुछ इंसेंटिव्स, दिवाली में गिफ्ट दे दिए, होली में कुछ और चीज़ दे दिए, अलग अलग मंथली जो है कभी किसी में सेल अच्छा गया तो वहाँ पे भी आपने अलग से पर्क्स दे दिया, तो कोई कंपटीशन कराया आपने कैश प्राइस दे दिया। तो इस तरीके से जो है आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देते रहना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय जो है आपके यहाँ पे रिटेन रहेगा। मोटिवेशन, ये अलग फैक्टर है कि आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो। लीडरशिप जो है
अच्छी है, आपके एम्प्लॉयज़ में सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से लीड कर ले रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को रिटेन करने में एक हेल्पफुल जो है होते हैं। वही एम्प्लॉय इंगेजमेंट, ये आपने टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया ही है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट यानी कि एम्प्लॉय को इंगेज करके रखिए, एक ऐसा वर्किंग कंडीशन दीजिए उसको कि जहाँ पे वो अपने काम को एंजॉय करे करने में। तो वो अगर अपने काम को एंजॉय कर रहा है तो वो क्या होगा, रिटेन रहेगा, वो जल्दी से छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगा।